चुनाव का मैदान हो या प्याज की दुकान, जब मुद्दा आपसे जुड़ा हो तो खबरें दिखाना हमारा फर्ज है। नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। कतर में 8 हिंदुस्तानी मौत की सजा का फैसला पा चुके हैं। ये हिंदुस्तानी कौन है, क्या करने गए थे वहां पर, सजा क्यों दी गई, सरकार इन्हें बचाने के लिए क्या कर रही है। कॉलिंग कार्ड में एक एक डिटेल्स बताएंगे आपको। राजस्थान में चुनाव में सीएम गहलोत ने गारंटी वाला कार्ड खेला। मुफ्त लैपटॉप, महिलाओं को आर्थिक मदद देने का वादा किया। सवाल है, मुफ्त की योजनाएं देश की आर्थिक सेहत पर क्या असर डालती हैं। आज सिग्नेचर स्टोरी में फ्री वाली पॉलिटिक्स का पूरा हिसाब किताब। कल बिहार में टीचर की नौकरी को लेकर कैंडिडेट्स ने गड़बड़ी का आरोप लगाया। आज बात स्कूलों तक पहुंच गई। शिक्षा सचिव के आदेश पर 20 लाख छात्रों को स्कूल से निकाल दिया गया। कहते हैं बच्चे स्कूल नहीं आते, मगर जो हैं उनके बैठने की जगह नहीं है। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि उनकर वहां पर भर्ती क्यों किया जाता है अगर बैठने की जगह नहीं थी। आज के एक्सक्लूसिव में बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलनी है। टमाटर ने कितना रुलाया आपको याद है ना, 2 महीने पहले तक। अब प्याज भी महंगा होने लगा है। हफ्ते भर पहले 30 रुपए मिल रहा था प्याज, अब 70 रुपए पर आ गया है। प्याज के दाम में आग क्यों लगी? फैक्ट फाइंडिंग में देश की अलग अलग मंडियों का पूरा हिसाब आपको दिखाएंगे। पहले आप रैपिड राउंड में देश विदेश की वो खबरें जान लीजिए जो आपके लिए जरूरी हैं। फिर आपको बताएंगे कि कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई है, उन्हें कैसे बचाया जा सकता है। आतंकवादियों का पाकिस्तान की सेना से डायरेक्ट कनेक्शन एक बार फिर साबित हुआ है और इस बार सबूत खुद पाकिस्तान आर्मी ने दिया। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। आखिरी गोली रुकी तो एलओसी के पास न सिर्फ घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई, बल्कि 5 आतंकी भी मारे गए। ये आतंकवादी माछिल सेक्टर से कश्मीर में दाखिल होना चाहते थे। सॉलिड इनपुट के बाद आतंक के खिलाफ 6 घंटे लंबा ऑपरेशन चला। इन आतंकियों के पास से 5 AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किया गया और इनका लश्कर कनेक्शन भी सामने आया। In the last 8 months, we've had 10 such attempts in our divisional area of responsibility, which have resulted in elimination of 27 terrorists and recovery of large quantity of warlike stores. जैसे ही पाकिस्तान को पता चला कि घुसपैठ करने वाले 5 आतंकी मार गिराए गए, पाकिस्तान ने फिर सीज़फायर तोड़ा और अर्निया सेक्टर की तरफ फायर झोंक दिया। राम दरबार की मूर्ति, कालीघाट टेंपल के गर्भगृह का डिजिटल प्रिंट, चंदन की लकड़ी की वीणा, ऐसी कुल 912 वस्तुओं की नीलामी हो रही है जो उपहार के तौर पर पीएम मोदी को अलग अलग मौकों पर मिले थे। लेकिन इन 912 गिफ्ट में से एक पर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल इस ई नीलामी में स्वर्ण मंदिर के मॉडल को भी शामिल किया गया है। गोल्डन टेंपल के मॉडल की नीलामी पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल ने नाराजगी जाहिर की है। देश के प्रधानमंत्री के नाम के नाल कोई ऐसी गल जुड़े जिहदे च ये गल आवे कि धार्मिक जिहड़ा सन्मान मिलिया उसनूं नीलाम किया जा रहा है। ये लगातार 5वीं बार है जब पीएम मोदी को मिले उपहारों की नीलामी हो रही है। इस नीलामी से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल नमामि गंगे प्रोजेक्ट में किया जाता है। साउथ चाइना सी को चीन ने विवादों का एपिसेंटर बना दिया। 4 साल पहले फिलीपींस ने आरोप लगाया था कि चीन के कोस्ट गार्ड के जहाज ने उसकी एक सप्लाई शिप को जानबूझकर टारगेट किया। इस बार तो हद हो गई, चीन ने डायरेक्ट अमेरिका से पंगा ले लिया। खबर है कि चीन ने साउथ चाइना सी में यूएस एयरफोर्स के B-52 विमान को गलत तरीके से रोकने की कोशिश की, जब अमेरिका का ये विमान रूटीन ऑपरेशन कर रहा था। अमेरिका की इंडो पैसिफिक कमांड ने बाकायदा वीडियो जारी करके चीन को उसकी गलती बताई है। चौंकाने वाली बात यह है कि एक वक्त पर चीन और अमेरिकी विमानों के बीच महज 10 फीट की दूरी बची थी, यानी टक्कर भी हो सकती थी। करोड़ों करोड़ सेना के साथ मां दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया। तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय मां दुर्गा ने क्या कर रही थी? इस बयान का बचाव कर पाना अब लालू यादव की आरजेडी के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। ये बयानवीर हैं फतेह बहादुर सिंह, रोहतास से आरजेडी के विधायक हैं। इन्होंने हिंदू धर्म और मान्यताओं पर गुलामी के दौर को मां दुर्गा से जोड़ दिया। मां दुर्गा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को संहार करने का काम क्यों नहीं किया? बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार से जब फतेह बहादुर सिंह के विवादित बयान पर पूछा गया तो उन्होंने शुद्ध राजनीतिक तरीके से पल्ला झाड़ लिया। ये बयान कोई होगा, उनका पार्टी का तो पूरा अधिकार अधिक बयान नहीं है। हाथ में पोस्टर, जुबां पर नारे,
पुलिस से भिड़ते ये प्रदर्शनकारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की रिहाई की मांग के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतरे। आपको याद होगा, संजय सिंह को कुछ हफ्तों पहले ही ईडी ने कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया है। प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ, कई कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने डिटेन भी किया। आज मोदी जी ईडी और सीबीआई के माध्यम से विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। संजय सिंह की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी। उन्हें दिल्ली के राउज़ामानी कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 10 नवंबर तक बढ़ा दी। सुनवाई के लिए पेश होने से पहले संजय सिंह ने बीजेपी पर साजिश रचने का इल्जाम लगाया। ईडी के खिलाफ एक और राज्य में हंगामा जारी है। कल राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के ठिकानों पर ईडी का एक्शन दिखा, तो आज ईडी के एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से सीकर बंद का ऐलान था। मार्केट बंद करवाने पहुंचे प्रदर्शनकारियों से कुछ व्यापारियों की बहस हो गई और देखते ही देखते यह बहस झड़प में तब्दील हो गई। उधर बीजेपी में अब भी कई कार्यकर्ता टिकट बंटवारे पर रूठे हुए हैं। सांगानेर सीट पर टिकट को लेकर बीजेपी मुख्यालय के सामने हंगामा हुआ। ये प्रदर्शनकारी अशोक लोहाटी के समर्थक बताए जा रहे हैं, जिनका टिकट पार्टी ने काट दिया। चुनावी सरगर्मी के बीच नेताओं के विवादित बयान थमने का नाम नहीं ले रहे। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों के बीच चुनाव आयोग एक्शन में आया और 2 बड़े नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। पहला नोटिस गया कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पास, जिन्होंने 20 अक्टूबर को एक रैली में पीएम मोदी के एक मंदिर में 21 रुपए दान करने वाला बयान दिया था। दूसरा नोटिस असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को भेजा गया, जिन पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक मोहम्मद अकबर को लेकर विवादित टिप्पणी का इल्जाम है। चुनाव आयोग ने दोनों नेताओं को 30 अक्टूबर शाम तक जवाब देने के लिए कहा है। गुजरात के सूरत में अजीब गड़बड़ घोटाला चल रहा है, जिसके सेंटर में हैं कुत्ते। 15 अक्टूबर की शाम यहां बाग बकरी चाय कंपनी के मालिक पराग देसाई पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया था। कुत्तों से बचने की कोशिश में पराग गिर गए, गहरी चोट आई और उनकी मौत हो गई। एक बड़े कारोबारी की मौत के पीछे आवारा कुत्तों का आतंक पूरे देश में वायरल होने लगा। इस बीच सूरत नगर निगम ने 30,000 आवारा कुत्तों की नसबंदी का दावा ठोक दिया। यहाँ तक तो सब ठीक था, फिर आरटीआई में एक अजीब खुलासा हुआ। आरटीआई के जवाब में नगर निगम ने बताया कि शहर में 27,054 आवारा कुत्ते हैं, यानी शहर में कुत्ते 27,000 के लगभग, लेकिन नसबंदी 30,000 की बता दी गई। मणिपुर में एक बार फिर इंटरनेट शटडाउन बढ़ा दिया गया। राज्य सरकार का फैसला है, 31 अक्टूबर तक मणिपुर में इंटरनेट बंद रहेगा। सरकार को लगता है कुछ असामाजिक तत्व हिंसा भड़काने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 6 महीने से मणिपुर में इंटरनेट बंद है। मणिपुर में 3 मई को हिंसा भड़की थी। 23 सितंबर को कुछ दिनों के लिए इंटरनेट को बहाल कर दिया गया था, लेकिन 26 सितंबर को फिर से इसे बंद कर दिया गया। सवाल यह है कि आखिर कब तक मणिपुर ये सब झेलता रहेगा। इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। इस युद्ध में मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट के एक देश ने भारत की टेंशन भी बढ़ा दी है। इस देश का नाम है कतर, जिसने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई है। पिछले साल अगस्त के महीने में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। कतर की कोर्ट ने यह फैसला उस वक्त सुनाया है जब भारत और कतर के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे थे। भारत के सामने कतर बेशक कई गुना छोटा दिखता है, लेकिन छोटे से कतर ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुना दी, जो भारत के लिए एक तगड़े झटके से कम नहीं है। जिन 8 लोगों को कतर की अदालत ने सजा सुनाई है, उनके नाम हैं कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ विशिष्ट, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनकार पाकला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नौसैनिक रागेश। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर की एक कंपनी है दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज, जिसका मालिक ओमान एयरफोर्स का एक रिटायर्ड अफसर है। दाहरा ग्लोबल्स रक्षा क्षेत्र से जुड़ी डील्स का काम करती है। गिरफ्तार 8 भारतीय इसी कंपनी में काम करते थे। कतर सरकार का ये फैसला इसलिए भी किसी अचंभे से कम नहीं है, क्योंकि वह मिडिल ईस्ट में तमाम दिक्कतों के बावजूद महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कतर की पहल से ही हमास ने बंधकों को छोड़ना शुरू किया। पहले भी तालिबान और दूसरे आतंकवादी संगठनों के बीच बातचीत करवाने में कतर की भूमिका रही। कतर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका का वहां पर मिलिट्री बेस है। लेकिन कतर ने ये जानकारी भारत को नहीं दी कि 8 पूर्व नौसेना अफसरों को क्यों गिरफ्तार किया गया और सीधे ट्रायल चलाकर फांसी की सजा सुना दी। कतर सरकार के इस फैसले पर विदेश मंत्रालय ने कहा है, मौत की सजा के फैसले से हम गहरे सदमे में हैं।
हम जजमेंट की डिटेलिंग का इंतजार कर रहे हैं। हम उन भारतीयों के परिवारों के सदस्यों और कानूनी टीमों के संपर्क में हैं। सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इस पे पहला विकल्प तो ये हो सकता है कि चूंकि वहाँ की ट्रायल कोर्ट ने ये सजा दी है तो वहाँ अपील फाइल कर सकते हैं। भारत सरकार आईसीजे में वियना कन्वेंशन के तहत जाके और आईसीजे से कुलभूषण जाधव के केस को प्रेसिडेंट की तरह देखते हुए एक सस्पेंशन का ऑर्डर आईसीजे से भी ले सकती है। दूसरी तरफ उन 8 पूर्व नौसेना अफसरों के परिवार सकते में हैं जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हीं में से एक का नाम है कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, जिनकी बहन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहती है, जो अपने भाई की सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए हुए थी। मतलब आपकी डायरेक्टली भी एक भी बार बात नहीं हो पाई? हाँ, मेरी उनकी मदर से बात हो पा रही है। बात हो पा रही है? जी। तो बस संडे के संडे बात हो पा रही है। संडे के संडे? हाँ, और वो बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द कोशिश करिए कि हम बाहर आए। विपक्षी दलों ने भी सरकार के दखल देने और सभी 8 भारतीयों की रिहाई की मांग की है। It's terribly shocking and I must say unacceptable. I hope that the Indian government will take it up very strongly with the highest level of authorities in Qatar and that as a result we will have some satisfactory outcome. अब इस मामले को सुलझाने के लिए भारत सरकार की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं और अब विदेश मंत्रालय कतर में भारतीयों की रिहाई के लिए कानूनी विकल्पों के अलावा राजनयिक रास्ते भी खोज रहा है। मसला काफी उलझ गया है। कतर ने सिर्फ 1 साल के अंदर इन भारतीयों की गिरफ्तारी से लेकर सजा तक की कार्रवाई पूरी कर दी और भारत को बचाव के विकल्प खोजने का पर्याप्त समय नहीं मिला। आप भी ये सोच रहे होंगे कि इनका गुनाह क्या था। हम भी यही सोच रहे हैं। हालांकि भारत सरकार और कतर दोनों ने आरोपों के बारे में कोई जानकारी खुलकर नहीं दी है, लेकिन मिडिल ईस्ट मीडिया की रिपोर्ट्स को हमने खंगाला तो उनके मुताबिक हमें पता लगा कि 8 भारतीयों को जासूसी के शक में पकड़ा गया था। इनकी कंपनी के मालिक को भी 2 महीने जेल में रहना पड़ा। अच्छा, पूरा घटनाक्रम क्या है ये समझ लीजिए आप। 30 अगस्त 2022 को इन 8 भारतीयों की गिरफ्तारी हुई। सभी को कतर की एक जेल में अलग अलग सेल में रखा गया। 1 अक्टूबर 2022 को भारतीय राजदूत ने जेल में सभी से मुलाकात की। 3 अक्टूबर को दाहरा ग्लोबल कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी हुई, वही कंपनी जिसमें ये भारतीय काम करते थे। कतर की कोर्ट ने 2 महीने बाद उसे जमानत दे दी, जो मालिक था उसे। जेल में बंद भारतीयों ने भी कई बार उसी आधार पर जमानत लेने की कोशिश की, लेकिन नामंजूर हो गई। 25 मार्च 2023 को 8 भारतीय नागरिकों के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गए। 29 मार्च से कतर के कानून के तहत ट्रायल भी शुरू हो गया। इसी बीच 30 मई को दाहरा ग्लोबल ने दोहा में अपना कामकाज बंद कर दिया। गुरुवार को जेल में बंद उन पूर्व नौसेना अफसरों को फांसी की सजा सुना दी गई, यानी पिछले कल। अब सवाल ये उठता है कि कतर की जेल में बंद इन 8 लोगों को कैसे बचाया जा सकता है। भारत सरकार के पास कौन कौन से कानूनी और कूटनीतिक रास्ते बचे हैं। इस मामले में भारत की न्यायिक प्रणाली के मुताबिक अपील की जाए और भारतीयों को दी गई फांसी की सजा को चुनौती दी जाए। एक तो ये रास्ता हुआ। भारत के पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे में अपील करने का विकल्प भी खुला है। इसके अलावा कतर से राजनयिक संबंधों के जरिए मौत की सजा को रोका जा सकता है। एक विकल्प और भी है कि कतर पर संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाला जाए। भारत और कतर के बीच में जो सजायाफ्ता वो है बंदी हैं, उनको ट्रांसफर का एक प्रोविजन है जो 2015 में एग्रीमेंट साइन हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ कतर में। तो उसके तहत इन सजायाफ्ता लोगों को जो है भारत लाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। वैसे कतर मिडिल ईस्ट का वो देश है जो अरब देशों के कई संवेदनशील मुद्दों में मीडिएटर की भूमिका निभाता है। इजराइल हमास वॉर में भी निभा रहा है। भारत से कतर के संबंध बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन भारतीयों की सजा के कारण दोनों मुल्कों के रिश्ते खराब भी हो सकते हैं। कतर में इस वक्त 8 लाख के करीब भारतीय नागरिक रहते हैं। कतर में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय माना जाता है भारतीयों को। इनमें मजदूर, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन सब क्लास के लोग हैं। 15,000 से ज़्यादा
भारतीय कंपनियां कतर में काम भी कर रही हैं। इनमें लार्सन एंड टूब्रो, वोल्टास, विप्रो, टीसीएस और टेक महिंद्रा जैसे कई नामी नाम शामिल हैं। कतर के साथ भारत के संबंध लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। खास तौर पर व्यापारिक रिश्ते दोनों में बहुत ही अहम हैं। इसी साल भारत और कतर के बीच 1,50,819 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ टोटल, अगर हम लमसम बताएं तो। भारत ने कतर से 1,35,018 करोड़ का आयात भी किया, जबकि कतर को भारत ने 15,801 करोड़ रुपए का निर्यात किया। भारत से कतर अनाज, तांबे का सामान, लोहा, स्टील का सामान, सब्जियां, फल, मसाले ये सब इंपोर्ट करता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और मशीनरी, प्लास्टिक का सामान, बिल्डिंग मटेरियल, ये तमाम तरह की वो सब चीज़ें हैं, कपड़े हो गया, केमिकल हो गया, स्टोन हो गया, रबड़ हो गया, ये सब आयात होता है। भारत कतर से पेट्रोकेमिकल और एल्यूमिनियम के अलावा पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस आयात करता है। कतर से भारत सबसे ज़्यादा 48% एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी आयात करता है। सबसे बड़ा भारत जो है इंपोर्टर है। कि गैस इंपोर्टर है भारत वहाँ पे कतर को फिर ऑब्वियसली कोई ना कोई ऐसी बिजनेस डील की बात आएगी, कतर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। या अगर कतर कहता कि नहीं, लेट द बिजनेस बी असाइड, मैं अपना लॉ ऑफ द लैंड को रिस्पेक्ट करता हूँ, या वो कर सकता है, वो कोई भी स्टैंड ले सकता है। पनिशमेंट मिल रही है इनको, इसको अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से डिप्लोमेटिकली कतर को प्रेशर में डालना पड़ेगा विद अ फ्रेंडली मैनर, इन अ सॉफ्ट अप्रोच। ये सॉफ्ट अप्रोच का मामला है, ये कोई हार्ड कोर मामला नहीं है कि आप उसको बाध्य कर देंगे, उसको ब्लैकमेल कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें लगता है कि 8 लोगों के लिए 8 लाख लोगों का भरोसा नहीं टूट सकता जो 8 लाख कतर में रहते हैं, और ना ही 2 देशों का रिश्ता खराब हो सकता है। दोनों देश कानूनी और राजनयिक ढंग से कोई ना कोई रास्ता खोजेंगे ताकि ये 8 भारतीय अपने परिवार के पास यहां सकुशल लौट सके। चलिए अब पब्लिक इंटरेस्ट में बात देश की सियासत की कर लेते हैं। जब भी चुनाव आते हैं, नेता और राजनीतिक दल ढेरों चुनावी वादे करते हैं। इस बार भी यही हो रहा है। राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना, हर तरफ मुफ्त वादों का पिटारा खुला हुआ है। मुफ्त बिजली, पानी से लेकर अब फ्री मोबाइल, लैपटॉप और मुफ्त के जीवन बीमा निगम तक देने की जो है वो तमाम ऐलान किए जा रहे हैं। सवाल सीधा है, अगर सब कुछ फ्री हो जाएगा तो देश और राज्य कैसे चलेंगे? फ्री का सौदा आपकी जेब पर कितना असर डालता है? पिंक सिटी का माहौल चुनावी है। चाय की दुकान हो, पान कॉर्नर या फिर मॉर्निंग वॉक पर आए लोग, सबकी जुबान पर इलेक्शन का रंग चढ़ा है। गहलोत सरकार मुफ्त योजनाएं तो पहले से ही चला रही है, चाहे 100 यूनिट बिजली फ्री हो या फिर किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी। लेकिन जनता को ये कितनी पसंद आई? ऐसे फर्क पड़ेगा। इन्होंने पहले भी जो घोषणाएं की थी उनको पूरा किया था, फोन किया था। गहलोत साहब लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये मेरे नजर में उचित नहीं है। शिक्षा के फोकस पे वोट मिल सकता है सरकार को। आप किसी को कोई लॉलीपॉप दिखाओ और मूड बदल जाए। सब आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको सब समझ में आता है। अगर सुविधा हमारे गांव में जाएगी तो फायदा ही फायदा है। कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा ऐसे से। कर्नाटक में कांग्रेस का फ्री वाला फॉर्मूला काम कर गया था। 200 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं का बस में सफर फ्री, लोगों को ये खूब पसंद आया। वहां सरकार बन गई, मगर राजस्थान में चुनौती है सत्ता बरकरार रखने की। इसीलिए हर दांव आजमाया जा रहा है। अब मुफ्त वाली गारंटी भी दी गई है। इसमें परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना मिलेंगे। 1 करोड़ 4 लाख गरीब परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। छत्तीसगढ़ की तरह सरकार 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदेगी।
सरकारी कॉलेज में हर विद्यार्थी को पहले साल ही लैपटॉप या फिर टैबलॉइड दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदा पीड़ितों के लिए 15 लाख तक मुफ्त बीमा देना भी शामिल किया गया है। मोदी जी, आपको समझ नहीं आ रही है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है देश के अंदर। गारंटी शब्द उनकी जबान पे आने लग गया, इतने घबरा गए हमारी गारंटियों से कि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि ये मेरी गारंटी है। गारंटी वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन मुफ्त वादों से सिस्टम पर कितना असर पड़ता है ये समझना बहुत जरूरी है। राजस्थान सरकार ने पिछले साल 100 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया था। इससे सरकारी खजाने पर 7500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा। इसी प्रकार एग्रीकल्चर सब्सिडी में 29,862 करोड़ रुपए देने पड़े। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद राज्य सरकार को 20,761 करोड़ का खर्च उठाना पड़ा। ओपीएस कृषि समेत दूसरी सरकारी योजनाओं में सब्सिडी को मिला लें तो पिछले साल के बजट में 94,682 करोड़ की सब्सिडी दी गई। ये शॉर्ट टर्म में भी आपको एक तरीके से फायदा नहीं मिलता है। कांग्रेस ने जो राजस्थान में अपना घोषणा पत्र दिया है कि हर महिला को 10,000 रुपए सालाना देंगे, यानी 5.5 रुपए पर डे के हिसाब से पर हेड मिलेगा। जो ये फ्रीबीज होते हैं ये बहुत छोटी क्वांटिटी में होते हैं। इसका प्रयोग कोई भी आदमी व्यक्तिगत तौर पे किसी उद्यम को या रोजगार को खड़ा करने में सक्षम नहीं हो पाता है और साइकोलॉजिकली वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता चला जाता है। अब इसे कमाई और खर्च के हिसाब से देखिए। राजस्थान की साल भर की कमाई 16 लाख करोड़ है। इसे जीएसडीपी कहते हैं, लेकिन सब्सिडी और दूसरी योजनाएं मिलाकर देनदारी बनती है करीब 6,40,000 करोड़। साल 2019 में राजस्थान पर 3,11,854 करोड़ रुपए का कर्ज था। 4 साल में ये कर्ज बढ़कर 5,37,000 करोड़ रुपए हो गया, क्योंकि सब्सिडी वाली योजना बढ़ाई गई थी। इस हिसाब से राजस्थान में हर शख्स पर 66,277 रुपए का कर्ज है। तमिलनाडु से लेकर राजस्थान तक हर कहीं पॉपुलिज्म एक चुनावी दांव है वोट पाने का। हम जो भी कहें, फ्रीबी, पॉपुलिज्म, लाभार्थी, पर लोकतंत्र में यही सबसे मुश्किल पड़ता है। एक तरफ वेलफेयर पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ आर्थिक मजबूती। सवाल यह है कि इस फ्रीबी से लोगों के वोट मिल भी जाएं, पर क्या उनकी जिंदगी और भविष्य पर कोई बड़ा और निर्णायक असर पड़ेगा? ये तो हुई राजस्थान की बात। अब मध्य प्रदेश भी चलते हैं। शिवराज सरकार ने वहां भी कई मुफ्त योजनाएं चला रखी हैं। कईयों का तो चुनाव से पहले ऐलान भी किया है। लाडली बहन योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार 1.25 करोड़ रुपए गरीब महिलाओं के खाते में डाल रही है। राज्य सरकार हर महीने 1,000 रुपए ट्रांसफर करती है। इससे सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ता है? 12,500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है। सीएम किसान योजना में 80 लाख किसानों को 2 साल में 2 बार 2,000 रुपए ट्रांसफर करती है। अच्छा, इससे कुल मिलाकर कितना इस पर बोझ पड़ता है? 25,000 करोड़ इन मुफ्त की योजनाओं में जा रहा है राज्य का। इसी तरह पंजाब चलते हैं। वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान सरकार वहाँ पर मुफ्त में कई कुछ बांट रही है। क्या बांट रही है? बिजली 600 यूनिट फ्री मिलती है, प्रति महीना 300 यूनिट। 90% घरों का बिल जीरो आता है, ये दावा सरकार करती है। बिजली की सब्सिडी पर पैसा कितना जाता है सरकार का? 1,800 करोड़ रुपया। महिलाओं की बस में यात्रा फ्री है। और हालत क्या हो गई है कि जो वहाँ का सरकारी ट्रांसपोर्ट विभाग है वो कहता है कि हमारे पास रिपेयर करवाने और तनख्वाहें देने के लिए खर्च नहीं बचा है। अच्छा, पंजाब पर कितना कर्ज है? पंजाब पर कर्ज कितना है? 3,05,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, देनदारी बनती है केंद्र की तरफ। हिमाचल में पिछले साल ही कांग्रेस के चुनाव हुए, वहाँ सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनी। इनमें से राजस्थान वाली 3 गारंटियां कांग्रेस ने वहाँ भी दी थी, तो हमें लगा वहाँ भी देख लें। आज पूछा हमने कि भाई वहाँ कौन कौन सी गारंटियां पूरी हुई है, नहीं हुई। महिलाओं को 1,500 रुपये हर महीने देने का वादा हिमाचल में भी किया था, जो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो हम कांग्रेस को याद दिला रहे हैं कि सरकार बन गई है, वादा पूरा कीजिए, लोग इंतजार कर रहे हैं। 2 रुपये किलो के हिसाब से गोबर खरीदने वाला वादा था, वो भी लटका हुआ है। हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था और लागू करने की बात हिमाचल सरकार ने कही थी, तो 3 लोगों को कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिल गया है। घोषणा, वादे ऐसे शब्द बन गए थे, ऐसे जुमले बन गए थे जिनके बारे में कहा जाता था कि ये तो चुनावी वादा है और लोग मुकर ही जाने हैं।
तो उन वादों को और घोषणाओं को अब पॉलिटिकल पार्टीज़ गारंटी के रूप में पेश कर रही हैं। भले ही वो क्षेत्रीय दल हों या कांग्रेस हो, उनका मकसद तो बस चुनावी घोषणा करना है और उसको गारंटी का रूप देकर उसको उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाना है। तो चाहे वो कर्नाटक में हो या हिमाचल में हो, कांग्रेस की ये गारंटियाँ एक सफल गारंटी साबित हुई है, उसको सत्ता बनाने में, वहाँ सरकार बनाने में मदद मिली है। तो मुझे लगता है कि जब किसी पार्टी को चस्का हाथ लग जाता है तो वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहेगी। अच्छा, ये गारंटियों और मुफ्त में चीज़ें देने वाला साधन जो है, ये सिर्फ राज्यों में है या केंद्र में भी है? केंद्र में भी है। बजट में इसका भारी भरकम प्रावधान किया गया है। कई बार चुनाव से पहले कर्ज माफी जैसे वादे कर दिए जाते हैं। और इस वक्त क्या स्थिति है? मोदी सरकार यूरिया पर सब्सिडी दे रही है 1,75,000 करोड़ रुपए की। कितनी बड़ी सब्सिडी है ये। फूड सब्सिडी के जरिए 1,97,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ केंद्र सरकार पर आ रहा है। किसान सम्मान निधि के तौर पर इस साल खजाने से 60,000 करोड़ रुपए देना पड़ा है। पीएम गरीब कल्याण योजना में बीपीएल कार्ड धारकों को राशन मुफ्त मिलता है। इस योजना पर सरकार 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। इसी तरह कई और सब्सिडीज भी दी जा रही हैं, जिन पर केंद्र सरकार को अगर कुल हम मोटा मोटी मिला लें तो 28,377 करोड़ रुपया देना पड़ रहा है। कुल मिलाकर इस साल केंद्र सरकार की तरफ से 4 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम सब्सिडी के तौर पर खर्च करने की योजना है। लेकिन क्या इन योजनाओं से लोगों को लॉन्ग टर्म में कोई फायदा होता है? ये एक ऐसी चीज होती चली जा रही है जिसको कि मैं अभिशाप मानूंगा, चाहे वो राष्ट्र स्तर पे हो, नेशनल इलेक्शन में डिक्लेयर हो और चाहे किसी भी छोटे इलेक्शन में डिक्लेयर हो। आज स्टेट लेवल पे हो रहा है, कल ग्राम के प्रधान के इलेक्शंस के लिए भी मे भी पॉसिबल कि फ्री वीज या इस तरीके की चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत खतरनाक है। यहाँ पे एक मोरल ड्यूटी हर आदमी की होनी चाहिए, सरकार की, इलेक्शन कमीशन की भी होनी चाहिए, वेलफेयर स्कीम होनी चाहिए। आप उसको फ्री वीज न दे के किसी काइंड में सपोर्ट करिए, किसी पर्पज के लिए सपोर्ट करिए, ताकि आदमी अपने पैरों पे खड़ा हो सके। एकदम सही कहा। चुनाव आते हैं तो नेताजी वादों की बहार भी लाते हैं, मुफ्त की गारंटी भी देते हैं, लेकिन वो पूरे होते हैं वादे या नहीं होते हैं, बस इसकी परख हमें करनी है। क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि मुफ्त में कुछ भी मिलता है तो सिवाय मायूसी के। कल ही हमने आपको बताया था कि कैसे टीचर भर्ती को लेकर बिहार में भयानक विवाद छिड़ा हुआ है, मगर हम आपको ये भी बताने आए हैं आज कि बात सिर्फ टीचरों तक की सीमित नहीं है। एक सरकारी फरमान को अमल में लाते हुए बिहार सरकार के कारकुनों ने कुछ बच्चों को स्कूल से हटा दिया, उनकी छुट्टी कर दी, उनके नाम काट दिए। 20 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको परीक्षा और भर्ती के मामले में बिहार सरकार ने भर्ती आयोग, स्कूल शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, यानी इन तमाम मिसमैनेजमेंट के कारण जो मिसालें कायम की, 20 लाख बच्चों का नाम काट दिया है। इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता और ना ही करे तो अच्छा है। हाथों में डंडे और जुबान पर इंकलाब का नारा। स्कूल से नाम कटा तो स्टूडेंट्स ने सड़क पर संग्राम छेड़ दिया। 50-100 नहीं, पूरी 334 छात्राएं सड़क पर बैठ गई, हाईवे जाम कर दिया। आंदोलन छिड़ा तो बिहार के लखीसराय का चक्का जाम हो गया। दुर्गा गर्ल्स कॉलेज के स्टूडेंट्स का ये एक्शन सरकारी आदेश के बाद हुआ, जिस आदेश में साफ हिदायत है कि जो 15 दिन स्कूल ना आए उसका नाम काट दिया जाए। इनका नाम क्यों कटा? क्या ये बच्चियां भी स्कूल नहीं आ रही थी? स्कूल में बैठने का जगह नहीं, जिस तरीका से यहाँ खड़ा उस तरीका से स्कूल में हम लोग खड़ा रहते हैं। यहाँ लड़का लोग बहुत बदमाशी करता था तो इसीलिए हम लोग नहीं आते थे। अटेंडेंस हम लोग खुद पेपर में लिख के बनाते हैं, बच्चे से बनवाया जाता है, खुद से नहीं बनाती है उन लोग अटेंडेंस। छात्राओं ने जो इल्जाम लगाए वो कितने सही हैं, इसकी पड़ताल भी हमने की। प्रिंसिपल से पूछा तो जवाब हैरान करने वाला था। जैसा विभागीय आदेश जो हमको मिला है उस अनुसार से ये जब से नाम काट रहे हैं, बराबर हम विभाग के संज्ञान में हैं।
कब जारी होती है लेटर? ये सप्तमी पूजा के दिन। मैडम, बच्चों का एक ऐसा भी है कि यहाँ पे बैठने की सुविधा नहीं है, इस वजह से वो लोग आ नहीं पा रहे हैं। तो इसका तो विभाग जवाबदेह है ना। और इसके लिए जिस समय नामांकन होता है, मैं सारे गार्जियन से रिक्वेस्ट करती हूँ यहाँ के संसाधन को देखते हुए ही बच्चों का नामांकन हो। सच जुबां पर है, स्कूल में जगह नहीं है तो मैडम सभी अभिभावकों को ये नसीहत कतई न देती। स्कूल ओवरक्राउडेड है, तस्वीरें देख लीजिए। छत पर चढ़कर पढ़ाई हो रही है। ये वही दुर्गा गर्ल्स हाई स्कूल है जहां कुल 986 स्टूडेंट पढ़ते हैं। 9वीं क्लास के 127 बच्चों का नाम काटा गया और 10वीं के 357 छात्रों। लखीसराय हाईवे पर छात्राओं ने जाम लगाया, पुलिस बुलाई गई, टीचर्स भी बाहर आए। घंटों मशक्कत हुई, तब कहीं जाकर आवाजाही के लिए रास्ता खुला। नाम तो बिहार के और स्कूलों से भी काटे गए हैं। नाम कटने के पीछे बिहार सरकार ऐसे तर्क दे रही है जो माथा चकरा दे। वैसी परिस्थिति में जिनकी उपस्थिति नहीं रहती, उनका नाम कटा जा रहा है कि जब आप पढ़ते हैं प्राइवेट में तो आप प्राइवेट में रहिए, हम गरीब के बच्चों को एडमिशन लेंगे और बच्चों को। जब आप सक्षम है प्राइवेट में पढ़ने के लिए तो फिर गरीब के बच्चों को आने दीजिए यहाँ पर। मंत्री जी से कोई पूछे, जब बैठने की जगह नहीं तो बच्चे स्कूल कैसे आएंगे? लखीसराय के गर्ल्स स्कूल की बच्चियों का भी यही दर्द था। अब बच्चों का नाम कटा तो सियासत का पर्चा भी फटा। अटल जी ने कहा था कि स्कूल चले हम, हाँ है ना। अब यहाँ कहा जा रहा है कि स्कूल से दूर चले हम। ये क्या बात हो गई भाई? अगर कमरे नहीं हैं तो सरकारी खर्चे में कटौती कीजिए। आलतू फालतू जो खर्चा होता है उसमें कटौती कीजिए और तुरंत वार फुटिंग पे कमरे बनाइए, पोटा कैबिन बनाइए, लेकिन बच्चों के नाम मत काटिए। सियासत अपनी जगह और बच्चों की मजबूरी अपनी जगह। पुरानी कहावत है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अब लखीसराय के बच्चों का क्या कसूर? वो तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन स्कूल में बैठे कहाँ? देखा बिहार के स्कूलों का हाल। कौन जाएगा स्कूल? बच्चे स्कूल से गैर हाजिर रहते हैं। इसे सुधारने के लिए बिहार के एजुकेशन सेक्रेटरी के पाठक ने 1 सितंबर को एक मुहिम छेड़ी। ऑर्डर जारी कर दिया कि जो बच्चा 15 दिन स्कूल ना आए उसे बाहर का रास्ता दिखा दो। आदेश पर एक्शन हुआ। बिहार के 70,000 सरकारी स्कूलों से 20,60,340 स्टूडेंट्स का नाम काट दिया गया। स्कूल के नाम काटने वालों में 10वीं और 12वीं के वो स्टूडेंट भी शामिल हैं जिनके बोर्ड के एग्जाम है और बड़ी लाखों की तादाद में है। बिहार के सरकारी स्कूलों में 2.5 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं। इनमें से हर साल 16 लाख बच्चे 10वीं और 12वीं का बोर्ड एग्जाम देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर दोनों बोर्ड एग्जाम की संख्या मिला लें तो कहते हैं कि 20 लाख से ऊपर चली जाती है। बिहार में जिन बच्चों का स्कूल से नाम कटा वो तब तक 10वीं और 12वीं की परीक्षा नहीं दे पाएंगे जब तक उनके माता पिता ये हल्फनामा ना दे दें जाके स्कूल को कि ये गलती यानी एब्सेंट रहने की गलती वो दोबारा नहीं करेंगे। सरकार का जो वर्तमान रुख है वो दंडात्मक है। डंडे के बल पर वो सुधार लाना चाहते हैं। स्वाभाविक है कुछ समय के लिए कुछ हद तक इसका सकारात्मक परिणाम आए, लेकिन यह अस्थायी समाधान नहीं है। सरकार को चाहिए कि क्वालिफाइड टीचर्स की नियुक्ति करे, स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसको दूर करे और जागरूकता अभियान चलाकर अभिभावकों को और छात्र छात्राओं को प्रेरित करे कि वो वर्ग में जाएं। इतने बच्चों का स्कूल से नाम काटना ये उनके साथ नाइंसाफी तो है ही, साथ ही ये भी बताता है बिहार की स्कूल व्यवस्था कितनी लचर, खटारा, डिसफंक्शनल और बीमार हो चुकी है। ये फैसला किसी सॉल्यूशन की तरफ नहीं लेकर जाता है बल्कि बहुत सारे सवाल खड़े करता है, शिक्षा से जुड़े हर पक्ष के बारे में और साथ ही बच्चों के भविष्य को लेकर भी। बिहार सरकार ने मजाक बना रखा है। नाम काटने का फरमान बिहार एजुकेशन के मशहूर सेक्रेटरी के पाठक जी की तरफ से आया है और जिन स्कूलों में ना जाने के कारण बच्चों के नाम काटे गए हैं, आपको उन स्कूलों का हाल दिखा देते हैं। ना बस्ता रखने की जगह है ना बैठने की। यहाँ से देश का भविष्य सुनहरा किया जा रहा है। ये जेठुली गांव का मिडिल स्कूल है, राजधानी पटना से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर। करीब 1000 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, पहली से 12वीं कक्षा तक। स्कूल में मिड टर्म एग्जाम चल रहे हैं।
हर क्लासरूम खचाखच भरा है, बैठने की जगह नहीं है तो खड़े होकर पेपर देने वालों की लंबी कतार है। एक डेस्क के ऊपर और नीचे कई बच्चे बैठे हैं। यहाँ नकल ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि स्पेस ही नहीं है। कुछ बच्चियाँ नीचे ही बैठ गईं तो कुछ डेस्क के टेबल पर। देना पड़ेगा, जगह नहीं है, प्रतिदिन यही हाल रहता है। एक दिन लड़का एक दिन लड़की का रहता है। एग्जाम है तो लड़का लड़की तो दोनों ही आएगा, तो खड़ा ही रहना पड़ेगा। स्कूल में छात्र 1000 हैं और टीचर सिर्फ 16। इसीलिए स्कूल को 2 शिफ्टों में चलाया जाता है। परेशान स्कूल स्टाफ भी है। बच्चे आते हैं लेकिन उनको जगह नहीं मिल पाता है बैठने का, इसीलिए अल्टरनेट यदि सारे बच्चे आ जाते हैं तो यहाँ की व्यवस्था बहुत ही दिक्कत हो जाती है और पुलिस को भी बुलाना पड़ जाता है यहाँ का संचालन करने हेतु। इसीलिए एक दिन छात्राओं को और एक दिन छात्रों को बुलाया जाता है। एक और बात, यहाँ हर रोज बच्चों को स्कूल नहीं आना है, क्योंकि सब आएंगे तो बैठेंगे कहाँ? बैठने की जगह है ही नहीं। 1 से लेकर 5 में मॉर्निंग चलता है फर्स्ट शिफ्ट में, और 6 to 8 चलता है डे में, और 9th और 10th भी डे में चलता है। तो फिर कैसे इसे बैठने की क्षमता जितने बच्चे बैठ सकते हैं बैठ जाते हैं, यानी कि हम लोग को 6 to 8 में 180 बच्चा की किसी तरह व्यवस्था हम लोग कर लेते हैं बैठने के लिए। बाकी बच्चे को हम लोग कहते हैं कि चल जाओ, अगले दिन आना है। अब कोई बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट से पूछे कि अगर स्कूल में बच्चों के बैठने की व्यवस्था ही नहीं है तो फिर बच्चों का दाखिला क्यों किया? बिहार के स्कूलों में बच्चों को भले ही कितनी भी दिक्कत हो रही हो, लेकिन मंत्री जी की नज़र में सब ठीक है। तो ये अच्छी बात है ना कि प्रदेश में नीतीश कुमार के राजपाट में बच्चों की संख्याएं बढ़ रही है, बच्चे पढ़ने के लिए जागरूक हो रहे हैं। जैसे जैसे हमारे यहाँ भीड़ बढ़ेगी, 2.5 लाख अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण नीतीश कुमार ने कराया, लगभग 35,000 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया, और ज़रूरत होगी और कराया जाएगा। सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, सभी के लिए ये स्कूल व्यवस्था एक कड़ी परीक्षा है जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। चाहे टीचर हो, शिक्षा विभाग हो, उसके अफसर हों या फिर बच्चों के माँ बाप, सभी एक ऐसे बुरे सपने से गुजर रहे हैं जिसके टूटने का इंतजार हो रहा है। बच्चे हैं पर बैठने की जगह नहीं। पुरानी कहावत है, सैयां बहे कोतवाल तो फिर डर काहे का। बिहार में भी ऐसा ही हो रहा है। स्कूल बदहाल हैं और ठीकरा बच्चों के सर फोड़ा जा रहा है। हमारी दरख्वास्त है, ऐसे स्कूल बनाइए कि बच्चे एक दिन भी स्कूल मिस ना करें और ना ही उनका नाम काटना पड़े। इसी शो में 2 महीने पहले मैंने टमाटर पर आपको खबर दिखाई थी। टमाटर के दाम 200 रुपए किलो पार कर गए थे। टमाटर सस्ता हुआ तो अब प्याज महंगा होने लगा है। फेस्टिवल सीजन सिर पर है, मगर प्याज के दाम को आग लग गई है। महंगा प्याज का पूरा हिसाब किताब क्या है, देखिए। प्याज के दाम का बंटवारा हो गया सब्जी मंडी में। एक तरफ ये छोटा प्याज है, दाम कम है, दूसरी तरफ ये चमकदार, मगर रेट अब 60-70 रुपए किलो के आसपास। 2-3 दिन पहले तक प्याज के दाम कंट्रोल में थे। अचानक महंगाई की नजर लग गई। पहले टमाटर तो अब प्याज के भाव बढ़ गए। शिवम मंडी में प्याज खरीदने आए हैं। कहते हैं एक दिन में भाव बढ़ गए, आगे क्या बेचेंगे। हर सब्जी का स्वाद, हर सब्जी का जायका बढ़ाने वाला प्याज अचानक से आपका जायका खराब कर सकता है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से प्याज की कीमतों में बहुत उछाल देखने को मिला है। 60 रुपये का रेट, 55 रुपये का रेट वहीं चल रहा, 50 रुपये का रेट, फिर किराया भाड़ा हो जाता है, उस हिसाब से तेजी है। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले यानी कि 2 दिन पहले क्या रेट था, कल क्या रेट है और आज क्या रेट है? इन 3 दिनों में 200 रुपये की तेजी चली है वहीं आड़त पे जहाँ से हम खरीदते हैं। अनवर ओखला मंडी में थोक प्याज के विक्रेता हैं। उनका कहना है कि ऊपर से ही शॉर्टेज है, इसीलिए नासिक की मंडी में प्याज की कमी की वजह से लगातार प्याज की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया है। लगता है कि आने वाले दिन जैसे दिवाली नजदीक है, कई पर्व त्योहार है, तो ऐसे में प्याज की कीमतें बढ़ेंगी अभी? जी। कितने तक पहुँचेगा? लगता है 100 रुपये नहीं पहुँच जाएगा।
मुंबई में भी प्याज ने आंखों से आंसू निकाल दिए हैं। एक हफ्ता पहले 30 रुपए किलो बिक रहा था, अब 60 के ठाठ है। दाव लगा तो 70 रुपए में भी बिक जाता है। मगर मुश्किल किसकी बड़ी? आपकी। मैं फिलहाल मुंबई के दादर मार्केट में हूं और टमाटर के बाद अब जो प्याज के दाम है वो एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कभी ज्यादा रहता है, कभी कम रहता है, वैसे ही रहता है। अभी क्या बोल सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं कर सकते हैं। हम हाउसवाइफ्स के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सब ये करना, पर वी हैव टू मैनेज, कांट हेल्प इट। जयपुर हो या चंडीगढ़, भोपाल हो या मुरादाबाद, प्याज का परफॉर्मेंस दिवाली का डर दिखाने लगा है। आशंका है कि प्याज का रेट कार्ड सेंचुरी ना लगा दे। महाराष्ट्र का लासलगांव हो या एपीएमसी, पिछले 2 हफ्तों में थोक का भाव 60% बढ़ गया है। और चुनाव में क्या महंगाई एक मुद्दा है, और महंगाई का जब जिक्र आता है तो प्याज के दामों की भी चर्चा होनी चाहिए, जो पिछले 2 दिनों में बढ़ करके यानी 30 से 40 रुपए से बढ़कर अब 80 रुपए किलो तक हो गया। आपको भी प्याज रुला रहा है क्या? हाँ रुला रहा है, मैं तो प्याज ही लेने आई थी। अच्छा। हाँ अब 80 रुपए हो गए, थोड़े कम लेंगे पर खाना तो है ही प्याज। इस वक्त हम अच्छा, याद है आपको, हमने आपको महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए के ड्रग्स रैकेट की एक खबर दिखाई थी। ललित पाटिल नाम का एक शख्स इस मामले में आरोपी है। वही मेफेड्रोन नाम की ड्रग्स का धंधा चलाता था। उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ललित पाटिल को हर्निया का मरीज बताया गया और वो हर्निया के इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल हुआ और वहां से फरार हो गया। उस अस्पताल में उसका इलाज कौन कर रहा था? पुणे के उस अस्पताल में उसका इलाज कर रहा था वहां का डीन। उसकी फरारी को लेकर महाराष्ट्र में खूब सियासत शुरू हो गई है। सवाल ये उठ रहा है कि ड्रग्स माफिया पर इतनी मेहरबानी कौन दिखा रहा है? किसकी शह पर ललित को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था अस्पताल में? वैसे अजब बात है, अपराधियों और खतरनाक आरोपियों के साथ वैसा ही सलूक करना चाहिए जिसकी कानून इजाज़त देता है। लेकिन पॉलिटिकल पावर और उसकी पहुंच का नतीजा है कि ललित पाटिल जैसे अस्पताल में मौज करते रहते हैं और मौका पाकर खिसक भी जाते हैं। चलिए, अब वक्त हो गया है पब्लिक इंटरेस्ट में आपके कमेंट्स का। फटाफट नजर डाल लेते हैं क्या लिखा है आपने। शंकर जी क्या लिखते हैं? आज चुनावी सीजन में आपकी ईडी रेड पर रिपोर्ट शानदार थी। साफगोई में आपका कोई सानी नहीं। आपके हैंड मूवमेंट भी बात को काफ़ी क्लियर करते हैं। शुक्रिया शंकर जी। आगे प्रकाश जी क्या कहते हैं? पराली जलाने पर कठोर कानून बनाकर सख्त कार्रवाई करने तथा प्रदूषण के अन्य स्रोत पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, प्रदूषण भी बंद होना चाहिए और किसी भी तरह का बाकी जो हमारे माहौल को प्रदूषित करने वाली चीज़ें वो भी खत्म होनी चाहिए। लेकिन अब वक्त हो गया मेरे जाने का। आपको आज का शो कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर दीजिएगा। और अब मेरी आपसे मुलाकात कब होगी? सोमवार रात 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट में। शुभ रात्रि।